चलिए, तो अब हम चैप्टर नंबर 14 के ऊपर आ चुके हैं और हमारा जो चैप्टर है वो अब है करंट इश्यूज एंड रिफॉर्म इन एजुकेशन। यानी अभी एजुकेशन सेक्टर के अंदर देखा जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आपको यहाँ पर इश्यूज जो क्रिएट हो रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं और इसको किस प्रकार से अब जो है नई तरीके से रिफॉर्म किया जा रहा है, तो उसको लेकर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शिक्षा के अंदर जो भी समसामयिक मुद्दे और जो भी सुधार हो रहे हैं उनको लेकर बात चलने वाली है। तो एक इफेक्टिव टीचर को सिर्फ टीचिंग ही नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम के वाइड रेंज की नॉलेज भी होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई लागू की गई हैं, कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, तो उनको देखते हैं यहाँ पर। तो पहला अपन देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, जो कि आपके की रिफॉर्म है आपका 2020 के अंतर्गत। जो भी मुख्य सुधार किए गए उनको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। वैसे आपका NEP का अलग से पूरा एक सब्जेक्ट रखा है जिसको हम एक बार ये सब्जेक्ट पूरा होने के बाद में पढ़ रहे होंगे। तो पहले अपन यहाँ पर देखते हैं इसके अंतर्गत तो जो भी इसके रिफॉर्म एरिया है और इसके अंतर्गत क्या क्या की हाईलाइट्स है और साथ में मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। पहला क्या आता था, देखो स्कूल स्ट्रक्चर। तो स्कूल स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो पुरानी संस्था आपकी पूरा जो इससे पहले वाला यानी अभी तक जो ट्रेडिशनली चला है उसके अंदर क्या था, वो था 10th+2 यानी 10वीं तक बच्चा पढ़ता था। उसके बाद में आपके 10th+2 यानी सेकंड जो +2 है वो आपके 11th एंड 12th के थे और ये आपके किसके अंदर, वो आपके थे सीनियर सेकेंडरी के अंदर। लेकिन अब उस फॉर्मेट को अब चेंज किया जा रहा है। फॉर्मेट में क्या होगा, फाउंडेशनल होगा 5 साल का, ठीक है, उसके बाद 3 साल का होगा आपके प्रीपेट्री, अगले 3 साल जो होगा ना वो आपका मिडिल होगा और सेकेंडरी जो होगी वो आपके 4 साल की होगी। इस प्रकार से इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो याद रखना कि अभी NEP 2020 के अंतर्गत जो भी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके आधार पर स्कूल का स्ट्रक्चर क्या कर दिया गया है, तो 10th+2 की जगह पर अब किया जा रहा है 5-3-3-4। ठीक है, 5-3-3-4 वाला ट्रिक याद रखिएगा। अब जो है आपके क्या होगा इसमें 3 से 8 साल के, ध्यान रखना 3 से लेकर 8 साल के जो भी बच्चे हैं उनको पहले 5 साल तक फाउंडेशनल स्टेट, ठीक है, फाउंडेशनल जो स्टेज है जैसे प्ले स्कूल कह सकते हैं, उन पर उनको रखने का यहाँ पर जो है फोकस किया जा रहा है। जो पहले औपचारिक शिक्षा का हिस्सा पहले नहीं था, लेकिन अब ये यहाँ पर आपका रूल इसमें यहाँ पर ये किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसके अंदर फाउंडेशनल लिटरेचर में लिखा हुआ है कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक यानी FLN पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, यानी इन पर ज़्यादा आपके फोकस किया जा रहा है। यदि कक्षा 3 का छात्र अगर मान लो कि कोई ईजी जो भी आपके जोड़ बाकी वगैरह है वो नहीं कर पाता है तो यहाँ FLN को चुनौती दे रहा है, ठीक है आपके। तो इसके लिए यहाँ पर यानी फाउंडेशनल जो लिटरेसी है ये कहा जा रहा है, FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी नंबर। तो इसके अंदर यहाँ पर ये कहा जा रहा है अगर बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ रहा है उसको अगर मान लो जोड़ और बाकी एकदम इजी वाले नहीं कर पा रहा है तो FLN को वो क्या कर रहा है, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी को वो चुनौती दे रहा है, जिस पर मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। मिशन मोड ये कहेगा कि उसके अंदर इन चीज़ों को सुधार किया जाए। फिर अपन बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन को लेकर। तो कक्षा 6 से ऑनवर्ड यानी वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप को इंटीग्रेट किया जाएगा। कक्षा 6 ऑन साइट आपके जो व्यावसायिक शिक्षा है यानी वोकेशनल जो भी आपके कोर्स एजुकेशन है, ठीक है, इसके साथ में इंटर्नशिप जो होती है ना उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कक्षा 8वीं का जो स्टूडेंट है वो स्कूल समय के दौरान स्थानीय मतलब जो कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे मान लो कि मैं कारपेंटर की बात करूं या इलेक्ट्रीशियन के पास जाकर 10 दिन की इंटर्नशिप भी कर सकता है, ध्यान रखना। यानी कक्षा 6 से अगर कोई बच्चा है तो वो स्कूल समय के दौरान वो कारपेंटर के पास में जाके वहाँ ट्रेनिंग भी ले सकेगा। तो NEP का ये एक रूल आया आपके कक्षा 6 से 8वीं से, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अब इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है असेसमेंट। तो असेसमेंट के अंदर आपके क्या है, तो इसके अंदर जो भी समेटिव असेसमेंट आपको मैंने बताया था, याद करने की ट्रिक दी थी। समेटिव के अंदर एक वर्ड है समेटिव के अंदर देखो ATU को यहाँ पर हटा दो इसके अंदर, और समेटिव के अंदर देखो SUMM से याद रखना है क्या, समरी। तो ऐसा असेसमेंट जो आपके ईयर के एंडिंग है, टर्म के एंड में किया जाता है उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है। और फॉर्मेटिव क्या होता है, जो स्टार्ट से आपके मतलब हर कोर्स के साथ साथ में आपका मतलब डेली चैप्टर वाइज आपके असेसमेंट मिलते हैं, वो आपके फॉर्मेटिव होते हैं। तो असेसमेंट के अंदर आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट की ओर आपको शिफ्ट किया जा रहा है, इसके अंदर ध्यान रख लेना, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी परख, ये आपको यहाँ पर इसके अंदर फुल फॉर्म याद रखनी है। परख की फुल फॉर्म क्या है, तो परख की फुल फॉर्म में आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक बार वापस इसको दोहराते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट
रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख का आपके फुल फॉर्म है, नामक एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्टेब्लिशमेंट भी इसके अंदर की जा रही है। यानी छात्र जो है, यानी जो भी स्टूडेंट है, उनको साल के अंत में केवल एक ही परीक्षा के बजाय पूरे साल प्रोजेक्ट, क्विज और असाइनमेंट के आधार पर मापा जाएगा अब इस एनईपी के अंदर। लेकिन अभी तक में क्या था कि भाई साल के एंड में एक एग्जाम ले लो बस फ्री है, लेकिन अब यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको असेसमेंट बनवाने पड़ेंगे बच्चों से। तो ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, असेसमेंट। तो दो प्रकार के असेसमेंट, फॉर्मेटिव और समेटिव। समेटिव तो ईयर के एंडिंग में, और फॉर्मेटिव जो क्या होता है वो टाइम टू टाइम रेगुलर चैप्टर वाइज करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है इसके अंदर, मल्टीलिंगुअलिज्म। ये क्या है, आपके बहुभाषावाद जिसको कहा जाता है। यानी शुरुआती वर्षों, यानी शुरुआती टाइम में आपको मातृभाषा यानी वहाँ की जो भी आपके मदर टंग है या लोकल लैंग्वेज जो आपकी चल रही है उसमें आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, टीचिंग को आपके प्रमोट किया जाएगा, ध्यान रखना स्टार्टिंग टाइम पे। ठीक है, तो प्राथमिक जो भी स्कूल है उनके अंदर शिक्षक जो है यहाँ पर मान लो कि मराठी भाषा है तो मराठी भाषा में पढ़ा पाएगा, वो गुजराती तो गुजराती में पढ़ा पाएगा। तो उनके जो भी रूल्स है ना वो सभी उनके हिंदी या अंग्रेजी के बजाय वहाँ की भाषा के अंदर उनको समझाएंगे, जिससे क्या होगा, उनका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये चीज़ आपकी इसके अंदर आ जाती है। किसके अंदर, जो एनईपी का स्ट्रक्चर, एनईपी का स्ट्रक्चर 5+3+3 पे आपका बेस्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 जो होगा वो फाउंडेशनल होगा, 3 जो होगा वो होगा आपका प्रीपेट्री, अगला 3 जो होगा वो होगा मिडिल, और लास्ट का 4 जो होगा वो होगा आपका सेकेंडरी लेवल पर। अब सोचो आप कि अभी तक के हिसाब से देखें तो 12th के बाद में बच्चा जो होता है वो कोई ऐसी अलग से चीज़ें सीखने के लिए जा रहा होता है, लेकिन क्लास 6 के साथ में जब बच्चा 6 के अंदर आ रहा होगा तो उसको ये छूट रहेगी कि उस समय के दौरान, यानी स्कूल टाइम के दौरान वो जाके कारपेंटर के पास चीज़ें सीख सकेगा। यानी उसको उस समय में अपने आप को, अपनी स्किल जो है वो डेवलप करनी है। तो ये चीज़ इसमें यहाँ पर जो है देखिए। और FLN का फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं टीचर स्पेसिफिक रिफॉर्म क्या हो रहा है। तो पहला आता है टीचर एजुकेशन, यानी मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन के रूप में 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड को मैंडेटरी किया जाएगा। अगला सीपीडी की बात करें तो सीपीडी में क्या होगा, एवरी टीचर के लिए मिनिमम 50, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, परीक्षा में आया हुआ है। सीपीडी के तौर पर देखा जाए प्रत्येक टीचर के लिए मिनिमम 50 घंटे का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी सीपीडी, ये याद रखिएगा, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दोनों पॉइंट याद कर लीजिए सीपीडी वाले, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कितने घंटे का होगा, 50 घंटे का होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने हैं। अगर मैं ये कहूं इसके अंदर कि एक साल में एक टीचर को कितनी व्यावसायिक शिक्षा लेनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना 50 घंटे की, कितनी, 50 घंटे की, ध्यान रखना, ये 50 हॉर्स। और अगर बात करें एक घंटे में कितनी यहाँ पर जो है शिक्षण कार्य किया जाएगा, एक सप्ताह में, सॉरी एक घंटे में क्या, एक सप्ताह में उसको 45 घंटे का उनको यहाँ पर जो है क्लास उनके जो है शिक्षण कार्य के रूप में आना जरूरी है। और एक वर्ष की बात करें ना, एक साल की, तो एक साल के लिए यहाँ पर आपके कितने 50 घंटे का यहाँ पर आपके इनके अंतर्गत तो है व्यावसायिक शिक्षा जो है इनको लेने का प्रावधान है, ध्यान रखेगा। तो ये आपके इसके अंदर हो गया। बीएड वाला मैंने बता दिया। टीईटी का भी कंसेप्ट याद रख ले, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जैसा, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा भी अनिवार्य है। तो इसको लागू करने के लिए यहाँ पर जो है 3rd, 2nd ग्रेड और जो भी 1st ग्रेड का सीन है वो चल रहा है आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। एक साल के लिए सीपीडी की बात करें 50 घंटे की, और एक सप्ताह के लिए करें तो 45 घंटे की आपकी आ जाएगी इसके अंदर। ओके, ये चीज़ आपको इसमें। और सीपीडी का फुल फॉर्म यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंसेप्ट इसमें आ जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। डिजिटल इनिशिएटिव एंड चैलेंजेस क्या है, डिजिटल पहल और क्या क्या चुनौतियां। पहला आता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब, डिजिटल डिवाइड के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास में आ जाता है क्या, जो कि है इंटरनेट और डिवाइसेस तक अनइक्वल एक्सेस होना, जिससे लर्निंग गैप्स पैदा हो जाते हैं। अब जो भी इंटरनेट है उस तक, मान लो कि कोई गांव डाणियों के अंदर अगर एरिया, तो वहाँ तो इंटरनेट का परफेक्ट आपको सॉल्यूशन अभी तक पता है, इतना हो नहीं पाया है। तो वहाँ पर शिक्षा तक ये डिजिटल वे में अगर उसको ले रहे तो वहाँ पर इश्यू हो सकता है। इश्यू या चैलेंजेस इसके अंदर दिए हुए, इक्विटी का मेजर चैलेंजेस इसके अंदर मिलेगा। लो इनकम जो फैमिली है उसमें स्टूडेंट सबसे अधिक अफेक्टेड होता है। भाई लो इनकम वालों के पास में क्या पता ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो मोबाइल्स या जो भी डिवाइसेस नहीं होंगे जिससे वो क्लासेस एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेकंड अपन बात करें जिसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, जिसको मिश्रित कहा जाता है। तो ब्लेंडेड में देखो ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों मोड का कॉम्बिनेशन होता है। इसे एनईपी 2020 द्वारा स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि बच्चा चाहे तो वो बच्चे टीचर के सामने जाके फेस टू फेस भी पढ़ सकेगा, या फिर वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी पढ़ पाएगा, यानी डिजिटलाइज भी पढ़ सकेगा। ठीक है। अब नीड फॉर टीचर ट्रेनिंग इन डिजिटल पेडागोजी। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ये टीचर के लिए चुनौती है। जो टीचर भाई ऑनलाइन आके या ऑनलाइन पढ़ने का अभी तक नॉलेज नहीं रखते हैं, तो पहले उनको इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसको ब्लेंडेड कहते हैं, ध्यान रखना।
फिर इसके बाद में फ्लिप आता है, फ्लिपिंग के अंदर क्या होगा, टीचर ऑनलाइन ही पढ़ा रहा होगा उसके अंदर ध्यान रखना। फिर बात करते हैं आईसीटी इंटीग्रेशन के अंदर, टीचर में कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्ट बोर्ड का उपयोग, दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म का भी प्रमोशन इसके अंदर करना चाहिए जिससे उनको मिले। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, देखो इसका इश्यू है, इसके चैलेंजेस क्या हो सकता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पुअर इंटरनेट और टीचर डिजिटल लिटरेसी जो है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं इश्यू जो है वो आपके क्रिएट कर सकती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड सोशल इक्विटी क्या होता है, ये भी हमने पहले पढ़ा था। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, यानी सभी, एक टीचर को सभी बच्चों को एक जैसे समान शिक्षा देनी चाहिए, ध्यान रखना। तो एम्फेसिस ऑन CWSN यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ध्यान रखना, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड कहा जाता है इसको, चाइल्ड विथ स्पेशल। इंक्लूसिव एजुकेशन CWSN के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक्सेसिबिलिटी लर्निंग एनवायरनमेंट इंश्योर करने पर भी फोकस करती है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ये कहता है कि चाहे बच्चे को, देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जिनको एकदम परफेक्ट दिख रहा हो, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हो जो कमजोर दिमाग वाले हैं, उनको या तो दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, इक्विटी उनको प्रोवाइड करनी। देखो इक्विटी और इक्विलिटी दोनों रूल ध्यान रखना, इक्विलिटी और एक था आपके इक्विटी। इक्विलिटी का तो मतलब है आपका क्या, सभी को एक जैसा पढ़ाना या सभी को एक समान आपको नॉलेज देना है। इक्विटी का मतलब है कि जिसको जितना जरूरत है ना उतना ही नॉलेज दो। तो ये इक्विटी और इक्विलिटी दोनों के अंदर डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना। अब बात कर रहे थे जेंडर इक्विलिटी, ये भी मैंने आपको पढ़ी थी। स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता को हटाओ। यहाँ पर अभी के टाइम में क्या चल रहा है ट्रेडिशनली कि भाई डिजाइन के काम हो गए या जो नॉर्मल वर्क है वो क्या कर रहे हैं स्कूल के अंदर, भाई जेंडर इक्विलिटी का कंसेप्ट चल रहा है। तो इसको लागू करने को लेकर यहाँ पर चल रहा है कि भाई पहले के हिसाब से अभी तक ये चलना आ रहा है कि जो भी हल्के पतले काम होते हैं तो वो लड़कियों से करवाए जा रहे हैं स्कूलों के अंदर। और अगर बात करें कि कोई भारी भरकम चीज़ें उठानी है या कोई ऐसे काम करने बाहर से कुछ सामान लाने का, तो वो लड़कों से करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे करके ये जो रूढ़िवादिता है इसको हटाया जाना चाहिए। जेंडर सेंसिटिविटी करिकुलम और पेडागोजी को अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। तो ऐसे भी चीज़ें होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इससे वैदा को क्या है, जैसे क्या मैंने आपको लास्ट टाइम भी चैप्टर के अंदर बताया था कि भाई अगर मान लो स्कूल के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है, अब उस फंक्शन के दौरान मान लो कि कोई डिज़ाइन रिलेटेड वर्क है, तो वहाँ पर होती सुविधा बोल दिया जाता है कि ये लड़कियाँ करेगी, और वहाँ पर लड़कों को इस काम के नहीं करने दिया जा रहा। इसका मतलब क्या है कि भाई बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको भी डिजाइन का शौक है, तो इस वजह से वो तो रह गए पीछे, यानी वो ऐसी चीज़ों में हिस्सा ले ही नहीं पाए, ना ही वो कभी इसमें जीत पाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए वो। ऐसे कुछ भी काम होते हैं जिसमें जो लड़के कर रहे हैं उसमें लड़कियों का इंटरेस्ट होता है, तो इस वजह से क्या हो गया, वो इंटरेस्ट नहीं ले पाए या वो उनको पार्ट उनके अंदर आने का मौका नहीं मिल पाया, तो वो भी पीछे रह गई इस वजह से। तो ये जो जेंडर सेंसिटिविटी है इसको लेकर यहाँ पर खत्म करने को लेकर भी यहाँ पर जो है इसके अंदर प्रावधान है। अब बात करते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी प्राइवेटाइजेशन और हाई फीस स्ट्रक्चर के कारण एजुकेशन में इनइक्वलिटी यानी असमानता पैदा होती है, और एक मेजर इश्यू है ये एक प्रकार का। गवर्नमेंट पॉलिसी का एम इसे कंट्रोल करना होता है। भाई प्राइवेट स्कूल्स का आपको देखा होगा बहुत भारी भरकम फीस होती है, इस वजह से कुछ बच्चे जो जिनके पास में ज़्यादा फीस का नहीं है तो वो इनके साथ में नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये आपका इसके अंदर हो चुका है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड सोशल इक्विटी का। अब बात करते हैं कंटिन्यू टीचर डेवलपमेंट, लास्ट टॉपिक रहा आपका इसका। कंटिन्यू टीचर डेवलपमेंट के अंदर यानी निरंतर शिक्षक विकास की बात करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी टीचर को एजुकेशन फील्ड में रिफॉर्म यानी जो भी सुधार करने हैं, पॉलिसीज यानी जो भी नीतियां हैं, और ग्लोबल ट्रेंड यानी जो वैश्विक प्रवृत्तियां हैं उनके साथ कंटिन्यूसली अपडेट रहना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि एक टीचर तब तक ही जिंदा है, एक टीचर की जो कह सकते हैं मतलब उसका खुद का जो क्या कह सकते हैं उसका डेवलपमेंट जो है वो तब तक ही रहेगा जब तक वो उन चीज़ों को पढ़ता रहेगा। आज अगर मान लो मैं जो लेटेस्ट ट्रेंड्स वगैरह उनको नहीं पढ़ूंगा तो मैं कल आपको नहीं बता पाऊंगा ऐसे। अब आता है रिफ्लेक्शन एंड रिसर्च। तो टीचर का एक्शन रिसर्च और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में एंगेज होना क्वालिटी टीचिंग के लिए एसेंशियल होता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग किसे कहा जाता है, एक ऐसी टीचिंग जिसमें जो टीचर होता है वो अपनी कमियों को पता करता है और उसके अंदर सुधार करता है टाइम टू टाइम, तो उसको कहता है अपन रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो ये आपके इस चैप्टर को हम यहाँ पर पूरा कर चुके हैं, और ये यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 14 पूरा हो चुका है। सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हैं। पहले इस क्वेश्चन को अपन अटेंड करते हैं। एनईपी 2020 के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा की पुरानी 10+2 संरचना को किस नए ढांचे में पुनर्गठित किया गया है। अच्छा प्रश्न है। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की जो पुरानी 10+2 की जो संरचना यानी जो इसका स्ट्रक्चर है वो अब किस में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका आंसर लिखेंगे सभी, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको भी पूरा कर लिया है।
एनईपी 2020 के तहत विद्यालय शिक्षा की जो पुरानी संरचना, जो आपका स्ट्रक्चर था, जो कि था 10th+2 का, उसको अब किसके अंदर, ढांचे के अंदर आपके डाल दिया गया, तो 5+3+3+4 वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसके अंदर आ चुकी है। बाकी सीपीटी मैंने याद करवा दी थी। 1 साल के लिए टीचर का जो ट्रेनिंग टाइम है वो कितना हो गया आपका, मतलब एक साल के लिए जो आपका रहता है वो तो रहता है आपका 50 घंटे का, और 1 सप्ताह की बात करें तो वो आपके 45 घंटे का रह गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब होता है? डिजिटल डिवाइड क्या होता है? तो देखिए, इंटरनेट और जो भी आपके उपकरण है उन तक असमान पहुंच, जिससे अधिकतम अंतर पैदा होता है, यानी अनइक्वल एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिवाइसेज क्रिएटिंग लर्निंग गैप। भाई ऐसे बच्चे जिनके पास या जिनके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसा है तो वो उनको ज़्यादा हाई डिवाइस दिला के हाई स्पीड इंटरनेट से उनको पढ़ाई करवा रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी जो इन चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसको अपन डिजिटल डिवाइड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कक्षा 3 तक किस कौशल पर सबसे अधिक जोर देती है? तो कक्षा 3 तक किस कौशल पर ये जोर देती है? तो ध्यान रखना, ये जो होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो वो क्या करेगी, आपके बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी पर फोकस करती है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी पर फोकस करती है। आपको भी पता होगा, अभी कुछ समय पहले डीएसएसबी के भी अपडेट्स आपके पास में आने रिलीज हो चुके हैं कि भाई अब नेक्स्ट ईयर से जो डीएसएसबी के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर क्लास 3rd से आपके कोडिंग जो है वो आपके क्या कर दी जाएगी, परमानेंटली ऐड कर दी जाएगी, जिससे बच्चे अब बहुत जल्द जो है इन चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे कम एज से। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी कहा जाता है। अच्छा पॉइंट है, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। अगला है, परख किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छा पॉइंट है ये भी। परख का फुल फॉर्म भी एक तरीके से कह सकते हैं अपन। तो परख जो पहल है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो परख जो है वो आपके परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिव्यू फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड है। छात्रों के समग्र विकास के प्रदर्शन, आंकलन और समीक्षा। पी माने परफॉर्मेंस, ए माने आपका हो गया असेसमेंट, एंड आर मतलब हो गया रिव्यू फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो ये आपके यहाँ पर हो गया इसका फुल फॉर्म। चौथा प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए शिक्षक को किस चीज से अपडेट रहना जरूरी है? तो एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? एनईपी 2020 जैसे सुधार, नीतियां और वैश्विक प्रवृत्तियां, यानी कह सकते हैं अपन परफॉर्म लाइक एनईपी 2020, पॉलिसीज एंड ग्लोबल ट्रेंड्स जो होते हैं वो आपके इसके अंदर जरूरी होते हैं। ठीक है, रिफॉर्म लाइक एनईपी 2020, पॉलिसीज एंड ग्लोबल ट्रेंड्स जो होते हैं वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन को एनईपी 2020 के तहत किस कक्षा से शुरू करने कर एम्फेसाइज किया गया है, उसको ज्यादा बल दिया गया है? तो एनईपी 2020 के तहत जो है आपको किस क्लास से शुरू करने का चल रहा है? ये क्लास 6 से। ठीक है, ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर जो 14 है वो पूरा हो चुका है। हम नेक्स्ट कंसेप्ट के अंतर्गत चल रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 15 की ओर। तब तक आपने अभी तक वीडियो को इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट को देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 15 की ओर।